हाँ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो बताओ, देखो क्या क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग, बताओ एक बार बताओ, 2 मिनट रिवीजन करते हैं। हाँ, कल हम लोग उत्तर का मैदान पढ़ रहे थे। उत्तर का मैदान, जो नए हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे समझ में आएगा। पहली चीज़ तो नए वालों को एक समस्या ये रहती है, नए वालों की तो जैसे देखते हैं उनको लगता है ये मास्टर है, नए वालों के साथ ये समस्या है। और फिर इसका सोल्यूशन मेरे पास है नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त ये जो प्राकृतिक शरीर है उसका तो मैं भी क्या करूँ। चलो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये एक भ्रम होता है और इस भ्रम को मिटाने के लिए आप लोग ये समझिए कि अनुभव के लिए अनुभव एक अमूर्त वस्तु है और अमूर्त का दिखती नहीं है। आप मेरे ज्ञान को देख पा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के ज्ञान को देख पा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य हो, मुझे क्या पता भाई साहब आकर के बैठ गए, पता नहीं चल रहा है ना। तो ऐसे पिछली बार मेरे साथ हो गया था ऐसे, और कि मैं कहीं पर जहाँ पढ़ाता था वहाँ फौजी आकर के बैठा करते थे मेरे लिए, तो मुझे क्या पता भाई फौजी हैं सारे के सारे, वही लंबे लठियाड़। तो मैं उनको देखता मुझे लगता है कि सारे के सारे ये और ये तो फिर वो उठाई करे की पाती में आते हैं, वो लंबे लंबे जो होते हैं ना, और पीछे पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। फिर मुझे लगता था कि ये तो उठाई करे सारे, बाद में मुझे मालूम चला कि उनमें से 4 तो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी। ऐसा कई बार हो जाता है, तो इसका मतलब जो अमूर्त चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है और उनका कई बार खामियाजा हो जाता है। तो आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग उत्तर का मैदान पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। आप लोग आप कहीं की तैयारी कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही में तो ये वाला चैप्टर आता है और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। सबसे आसान चैप्टर यही है कि नहीं है? देखो बताओ, है ना। तो ये सबसे आसान चैप्टर है। चलो ध्यान दो, हम लोग उत्तर का मैदान पढ़ रहे थे। ये अपना भारत है और इस भारत में उत्तर का मैदान उत्तर में होगा। जब नाम ही उत्तर का मैदान है तो उत्तर में होगा। ये आपका भारत का मैप है और इस भारत के मैप में यहाँ पर एक उत्तर का मैदान अवस्थित है। यहाँ पर क्या है? उत्तर का मैदान। यहाँ पर उत्तर का मैदान है। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश में ऊपर की तरफ जो था उसको हिमालय कहते हैं। वो हिमालय वाला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिवीजन क्लासेस लगेगी या बाद में आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। ये उत्तर में है इसलिए उत्तर का मैदान है और इसको बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? एक तो होता है कि प्रादेशिक विभाजन। कैसा विभाजन? प्रादेशिक। एक कौन सा विभाजन होता है? एक होता है भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हमें देखना होता है कि एक तो होता है भाबर। एक क्या होता है? भाबर, कि ये जो पहाड़ियाँ से जैसे ही नदी नीचे की तरफ उतरते हैं उस दौरान अपने साथ में खूब सारे शिलाखंड ला करके एक जगह इकट्ठे कर देती है। रीति रीति तो आएगी नहीं, वो नदी आ रही तो अपने साथ विशाल का शिलाखंड लेकर के आती है। अपनी जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है फिर तो गुड़ते नहीं है उसके साथ। पहले तो जो ढलान होती है ढलान से गुड़ते गुड़ते आ जाते हैं, फिर गुड़ा नहीं पाती तो वहाँ पर ढेर कर देती है। और उसी ढेर के नीचे कई बार तो नदी नीचे नीचे बह रही है और ऊपर पत्थर ही पत्थर हैं, तो वो ऐसा वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। उसके नीचे जब नदी होती है, जो मैदानों में प्रवाहमान होती है, उसी दौरान दलदल जैसा स्थलाकृतियां बना देती हैं। तो वो जो दलदल होता है उसको कहा जाता है तराई। उसको क्या कहते हैं? तराई। तीसरी बात, जब वो नदी आगे की ओर बढ़ती है तब एक और स्थलाकृति बनाती है। उस स्थलाकृति को कहा जाता है खादर और बांगर। ये क्या होते हैं? जलोढ़। बेसिकली उसके साथ में बड़े बड़े शिलाखंडों को तो एक जगह छोड़ दिया। नदी आ रही नीचे की तरफ आ रही है तो शिलाखंड तो छूट गए, लेकिन मिट्टी तो अपने साथ में ही है। और जब किसी एक नाल विशेष में अवनालिका के अंदर जब बहना शुरू करती है उस दौरान अपने साथ में लाई हुई मिट्टी को कहाँ बिछाएगी? तो या तो बीच में बिछाएगी, या अगर वो उस नाली के अंदर पूर्ण रूप से समाहित नहीं हो पाएगी और पानी को बाहर की ओर जब ढोल देगी, उसको ढोलना कहते हैं, तो बाहर की ओर अगर उसका प्रवाह हो जाता है जिसे हम लोग बाढ़ आना कहते हैं, तो बाढ़ के दौरान सारी सारी मिट्टी उधर की तरफ भी बिछ जाती है। तो उधर की तरफ जो बिछती है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। उसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर, जो बहुत दूर जाकर के जम जाती है और अगली बार बाढ़ जो आया वहां तक जा नहीं पा रही है। वो पिछले साल जम गई थी, 3 साल पहले जमी थी, वहां तो जा ही नहीं पा रही है, नदी तो यहाँ बह रही है। तो वो वाला जो भाग होता है उसको तो कहा जाता है बांगर। उसको क्या कहते हैं? बांगर, जो बहुत दूर होता है, नदियों के तट से थोड़ा दूर होता है, जहां पर हर साल नदी वहां तक जा नहीं पाती है। और एक होता है पास में जो मैदान बनता है, पास में जो मिट्टी जमा होती है, उस वाले मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात की, ये जो बांगर होता है, इस बांगर में 2-3 स्थलाकृतियां बनती है। एक तो बनता है बूढ़, एक तो क्या बनता है? बूढ़। एक होता है रेह और कल्लर। एक क्या बनता है? रेह और कल्लर। और एक क्या बनता है? कंकर। एक होता है कंकर। अगर कैल्शियम वाली है तो कंकर, और सामान्य मिट्टी है, बुरबुरी मिट्टी है, तो उसको बूढ़ कहते हैं। और रेह या कलर क्या होता है? तो एक परत होती है। ये पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि आगे की ओर जब नदी प्रवाहमान होती है उस दौरान एक स्थलाकृति बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? गोखुर झील। उसके बाद में डेल्टा में 4 और बील। यही पढ़ा। फिर प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने किया। प्रादेशिक विभाजन प्रदेशों के आधार पर कहेंगे। इधर की तरफ जो ये बना हुआ मैदान है, इस मैदान को कहा जाता है पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा वाला मैदान। और यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है उसका?
सतलज नदी। जो सतलज नदी अपने साथ में जब बह रही होती है उस दौरान अपने साथ में लाएगी गाद, मिट्टी, तलछट, उसको आसपास तरछट कर देती है। वहां पर जो मैदान बनता है उस मैदान को क्या कहा जाता है? उसे सतलज का मैदान कहते हैं। बेसिकली कहाँ पर बनता है? पंजाब और हरियाणा में बनता है। और इस वाले क्षेत्र की बहुत मुख्य विशेषता ये है कि दोआबों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दोआबों के। दोआब क्या होता है कि दो नदियों के बीच में जो मैदान बनता है उसको दोआब कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियां बहती है इस वाले एरिया में? इस वाले एरिया की नदियों को देखे तो एक तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में जो बनता है उसको कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। कौन सा दोआब? झेलम के बाद में चिनाब, झेलम और चिनाब के बिना उसे क्या कहा जाता है? चाज दोआब। वो नदियों का जो आगे वाला जो शब्द होता है च, और ऊपर की तरफ झेलम, तो चिनाब, झेलम, च और झ, तो उन दोनों को नाम को मिला करके चाज, चाज का मैदान या चाज का दोआब। ऐसे कुछ दोआब है। एक होता है बारी का दोआब, एक होता है बिस्त का दोआब, एक मालवा का मैदान, ऐसा। ठीक है, एक उसी के बाद में एक भिवानी बांगर भी बनता है, आप लोगों को नोट्स में आ जाएगा। चलो ये वाली बातें पढ़ी। उसके बाद में ये जो, तो फिर ये वाला तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये मैदान तो ऐसे बना, सतलज नदी बना। ये वाला मैदान किसने बनाया भाई साहब? ये वाला मैदान तो यहाँ पर एक नदी आती है, उस नदी के द्वारा बनाया गया है। नदियाँ बनाएगी मैदान। ठीक है, तो नदी जब अपने साथ में गाद लेकर के जमा करती थी, यहाँ पर प्रसिद्ध नदी है, उस नदी का नाम है गंगा, गंगा माता। तो गंगा माता यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को बेसिकली कुछ किताबें जो 3 भागों में विभाजित करती है, तो उचली गंगा, बिचली गंगा, निचली गंगा, ऐसा कुछ कहती है कि ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और नीचे वाली गंगा। ठीक है, ऐसे कुछ विभाजन करती है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इसकी एक बहन है उसका नाम क्या है? रामीबा। ठीक है, रामीबा। रामीबा का मतलब पहला जो यहाँ पर पश्चिम वाले भाग में जो बनता है उसको कहा जाता है रोहिलखंड का मैदान। क्या कहा जाता है उसको? उसके बाद में एक और जो ये जो यूपी है, यूपी के पूर्व वाले भाग में बनते हैं उसे कहा जाता है अवध का मैदान। फिर बनता है मिथिला का, उसके नीचे मगध का, और उसके बाद में बारिंद का मैदान। एक और मैदान बनता है उसे रार का मैदान कहते हैं। उसे कौन सा मैदान कहते हैं? रार का मैदान। ठीक है, याद है आप लोगों को या भूल गए? नहीं भूले? फिर चलो, उसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भी अपने साथ में जब गाद तलछट लेकर के आती है उसको जमा कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी वाले भाग में, यहाँ पर यंग्याप दर्रा, यहाँ से प्रवेश करने के बाद में इधर कूद जाती है। तो ये जो असम में एक मैदान का निर्माण करती है उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान? तो असम का मैदान भी कह सकते हैं, असम में बना रही है, और ब्रह्मपुत्र बना रही तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसे गंगा बना रही तो गंगा का मैदान कह सकते थे, ऐसे उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान सदिया, दुबरी से लेकर के सदिया तक या सदिया से लेकर के दुबरी तक, ये 2 स्थान इन दोनों स्थानों के बीच में बनता है। यहाँ की खास बात क्या है? एक तो ये सकरा है। ये कैसा है? सकरा मैदान है, और यहाँ पर एक द्वीपीय आकृति बनती है। जो नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा है उसे क्या कहते हैं? जूली। जूली और जूली की मम्मी माँ जूली, तो जूली की माँ बनती है यहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर बैठी रहती है जूली की माँ। तो ये वाले जो हमने जो 2 क्लासों का मैटर था, 2 क्लासों का मैटर अभी 5 मिनट लगे होंगे, तो ऐसे आप लोगों को रिवीजन करना है। चलिए आगे की तरफ हम लोगों ने पठार को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया गया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ उसको। ये है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो कुछ नहीं है, यूं करके एक तो आप लोगों ने आते ही वो फोटो देख ही लिए, तो वही है पठार। पठार क्या होता है? तो वो जो आप देख रहे थे बेटे बेटे, ये भारत है। इस भारत में यहाँ तो क्या बना? हिमालय। ये पढ़ लिया पूरा हिमालय। और उसके बाद में यहाँ जो बन रहा था इसको क्या कहा जाता है? विशाल मैदान कहते हैं इसको, विशाल मैदान। ये राजस्थान में भी, राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है, उसको भी इस मैदान का हिस्सा माना जाता है। उसमें बांगर खाद जो उसको जो राजस्थान वाला जो मैदान, यस, राजस्थान वाले मैदान के नाम से पढ़ते हैं उसे, राजस्थान का मैदान भी है। ठीक है, अरावली पश्चिम वाले भाग को भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन वो राजस्थान वाला अध्ययन आप लोग पढ़ ही रहे तो उसके अंतर पढ़ लेना। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे की तरफ ये जो भाग आप लोग देख रहे हो, ये नीचे का भाग, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हो, ये वाला भाग कैसा है? ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है आप लोगों को, त्रिभुजाकार। ये जो त्रिभुजाकार भाग है, इस त्रिभुजाकार भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर होगी? तो इसका मतलब ये वाला भाग पढ़ लिया, ये वाला भाग पढ़ लिया, और इसको बहुत ध्यान से देखिए भाई साहब, ये भारत है, भारत का आधा हिस्सा तो खुद ही है। समझ पा रहे हो? तो जितने भी भौतिक प्रदेश है, कितने भौतिक प्रदेश? बेसिकली 5 भी कह सकते हैं आप लोग, 6 मान सकते हो आप लोग, तो 6 है। तो 6 में से सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? यही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, और ये आधा दिखाई दे रहा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,283 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना होगा? 32 का आधा कर लो, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? क्लियर होगी? एक है कि ये बड़ा है, और दूसरी बात आप लोगों को जब हिमालय पढ़ रहे थे उस दौरान मैंने ये कहा था कि ये प्लेट है जो नीचे की तरफ से खिसकते ऊपर की तरफ आई थी, ऐसा मैंने कहा था। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले प्राचीन था। ठीक है, इस बात को आप लोग एक बार और समझ लीजिए, 2 मिनट में समझ लीजिए, समझिए बात को।
एक तो ये देख लो कि ये पठार कैसे होते हैं, तो ये पठार ऐसे होते हैं, देखो इसको नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नीचे की तरफ तो आप लोगों को मैदान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैदानों से थोड़ा सा ऊंचा जो भाग है, इस ऊंचे भाग को कहा जाता है पठार। बहुत कठोर है ये, बहुत कठोर है। आप दक्षिण भारत की तरफ कभी घूमने के लिए जाइए, शिवाजी वो पठारों के अंदर यूं उधर पहाड़ियों में छुप जाते थे, समझ पा रहे हो? तो ये पठार। और आप ये बताइए इसके ऊपर अगर कोई नदी बहती होगी यूं, तो वो नदी इसको काट पाएगी? नीचा नीचा खड्डा कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी भाई साहब, इसमें खड्डा होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम, बहुत जोर लगाती है, करके जोर लगाती है। अब गियर फंस जाते हैं ना वो, तो सर्दी में तो व्यक्तियों के भी यहाँ फंस जाते हैं। मेरी तो आदत है मेरी। तो चलो, यहाँ जो अगर कोई नदी बहती होगी तो इससे ये कटाव नहीं होता होगा। तो दक्षिण भारत वाली जो नदियां हैं उनकी ये जो पठार है, इस पठार की एक और खास बात है कि यहाँ पर बहने वाले नदियों के द्वारा इसका अपर्दन तो किया गया है, लेकिन गहराई नहीं आ पाई है। समझ पा रहे हो कि नदियों के द्वारा कटाव किए गया, लेकिन वो जो नदियां इसको गहरा कटाव नहीं कर पाई, चौड़ा कटाव किया इसने। कैसा किया? तो चौड़ी चौड़ी बहती है नदियां, उनको कहेगी थोड़े एक ही जगह सिमट के बह लेने, क्या पानी मेरा आएगा ही नहीं, एक जगह तो आएगा ही नहीं, तो थोड़ा खड्डा कर ले और फिर उसमें बह, खड्डा हो रहा है, ये तो बहुत कठोर है। समझ पा रहे हो? तो दक्षिण भारत की नदियों की खास बात यह है कि दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां खड्डों के रूप में या बहुत गहराई तक बह नहीं पाती है, ऊपर ऊपर बहती हैं। क्लियर? और चौड़ाई ले बहती है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद में आप लोग देखिए वर्ल्ड का मैप, इसका देखना है, ये रहा। चलिए देखिए ये वाला बता दो, ये देखो, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो। हाँ ये तो बड़ा है, ये लो, इसको ध्यान से देखो। अपना ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, भारत कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है? इसका मुंह तो बना ही नहीं रखा इन्होंने, एक कौन आदमी ये बनाते हैं यार, मैं बना देता और बड़ा बनाऊंगा मुंह, इतना है हमारा भारत। बनाऊंगा वैसा भारत को, भारत बहुत बड़ा है वैसे। चलो, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग के पास में पहले हमारा भारत यहाँ पर चिपका हुआ था, लेकिन दोस्ती टूट दी, इसने तोड़ी, भारत ने नहीं तोड़ी, कम से कम भारत तो निभाता है, इसने ये है तो मिंगनिया, और ये इसने कुछ कह दिया होगा इसको। ये देश वाले, ये नीदरलैंड वाले अगर सुन लेंगे इस लेक्चर को तो उनको लगेगा मुझे ऐसा कहता है, नहीं हम लोग आपको ऐसा कह नहीं रहे, आप छोटे हैं तो मैं क्या करूँ आप, और हालांकि हम लोग सम्मान करते हैं आपका, ठीक है? ऐसा कहना पड़ता है कई बार। तो हम लोग क्लास में जो ठीक ठाक जो टीचर होते हैं वो ये कहते थे कि देखिए गधा, फिर गधा कहने के बाद वो कहते हैं नहीं सॉरी, मैं गधा जो प्रजाति है उससे माफी मांगता हूँ, ऐसा कुछ कह देते हैं कि यार गधे को गधा क्यों कहा जाए? किसी के भोलापन होने का मतलब ये मूर्ख है। राजस्थानी में वो भी था कि भोला पड़ा दो भैंसे ज्यादा चुके, समझ पा रहे हो? तो भोलापन को मूर्खता नहीं माना जाए। तो मैं अगर कभी कभी ऐसा कह दूं तो मैं गधा प्रजाति उससे भी माफी मांगता हूँ, और इसको मैंने ऐसा कहा तो नीदरलैंड वालों। चलो यहाँ पर अपना क्या है, भारत, समझिए बात को, ये भारत ऐसा ही था, ये ऐसी कुछ हलचल यहाँ पर पैदा हुई, और यहीं पर नहीं पूरे विश्व में ऐसी कुछ हलचल पैदा हुई जिसकी वजह से ये अलग अलग इससे, आप लोग ऐसे एक बार देखो इसको, ये वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है ये, ठीक है? पहले सारे के सारे ये एक थे, इसको उठाओ और धीरे से लाके यहाँ सेट करो, इसको लाके यहाँ सेट हो रहा है, सेट हो रहा है ना? इस वाले भाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें ये वाला ये मुंह है, इसके अंदर सेट कर दो, हो रहा है? इसका मतलब ये पहले ऐसा कि ऐसे पूरा पूरा एक था, फिर कालांतर में ऐसा कुछ विभाजन इनमें, ऐसी कुछ हलचल इनमें पैदा हुई कि ये अलग अलग हो गए एक दूसरे से। तो ऐसे अपना भारत यहाँ पर चिपका हुआ था, और भारत ने सोचा कि चलिए अब आगे की ओर चलते हैं यार, एक जगह बैठे बैठे रहने से क्या होगा, तो इसको थोड़ा ऐसा लगा और ये आगे की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते 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 यहाँ पर पहले एक प्लेट थी, ऐसा कुछ हिस्सा था ये, और ये भाग करके यहाँ टकराया। कहाँ जाकर के टकराया? यहाँ टकराया। अब आप सोचिए कि ये वाला भाग अगर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ त्रिभुजाकार भाग ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भाग तो पहले है ना, है ना? और भारत में ये नीचे वाला दक्षिण वाला भाग है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला भाग प्रायद्वीप में, इसका मतलब ये तो ये की है ना, समझ रहे हो? ये वाला भाग तो यहाँ से आया होगा, और फिर ऊपर वाला भाग तो बाद में बना कि यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद में यहाँ पर क्या बन गया? हिमालय बन गया। टकराहट होने से वलन पैदा होता है, तो किनारों पर वलन पैदा हुआ और हिमालय बन गया। तो ये वाला भाग तो पुराना है, तो सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना यही है, और इसी का एक हिस्सा माना जाता है अपने अरावली। अरावली किसका हिस्सा माना जाती है? इसी का एक हिस्सा माने जाते हैं। इसका मतलब ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐसे निकली हुई होगी, इसी का हिस्सा माना जाता है। इसी कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है अपनी अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल की, ऐसा कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये इसका हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये वाली बात क्लियर हुई कि यहाँ से आया और डिंग डिंग करते आगे की तरफ बढ़ा, और इसी दौरान यहाँ पर इस पश्चिम वाले भाग में ज्वालामुखी हुई। क्या हुई? ज्वालामुखी क्या होती? ज्वालामुखी मुख्य वो जो जहाँ से निकलती वो वाला मुख होता है। जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी फूट जाए, इसका मतलब क्या है? ये वाला यहाँ पर कोई पहले तो एक मुंह बनेगा, छिद्र बनेगा, यहाँ से बाहर की तरफ ज्वाला निकलेगी। और ज्वाला क्या होगी? ये धरती अंदर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ जाने पर कम होता है टेम्परेचर, नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता है टेम्परेचर। धरती के नीचे ही नीचे चले जाएगी, नीचे ही नीचे चले जाएगी तो वहाँ के भाई साहब मिट्टी सब कुछ पिघली अवस्था में पाया जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो कोयला ये जो अंदर की तरफ से निकलता है पिघली हुई अवस्था में आता है, तो नीचे ही नीचे पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, पूरा पूरा मैग्मा कहते हैं उसे। वो मैग्मा कभी कभी उसे लग जाए कि जैसे आप लोग कुछ बना रहे हो और उसमें भाप उठती है ना, फिर कुकर करता है ऐसे कुछ करता है, तो कभी कभी नीचे की तरफ भाप फूटती है, वो कहाँ से निकलूँ, फिर वो ऐसे कुकर की तरफ ठिश ऐसे करके कहीं पर भी निकल जाता है। तो यहाँ से ठिश करके निकला होगा, निकलने के बाद में उससे निकलने वाला जो मैग्मा है वहाँ इस पर जम गया होगा, बाहर आने पर उसे लावा कहा जाता है, इस वाले भाग पर जम गया होगा। इस जमाव की वजह से ये ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है। किससे बना हुआ पठार है? ये वाली बात क्लियर होगी? बहुत आसान सी बात थी, और नहीं हुई तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इतना की काम का था। समझ आ गई? चलो आगे चलिए आप लोग। समझिए बात को। तो ये वाला भाग किससे बना हुआ? ये ज्वालामुखियों से बना। अब मुझे बताइए, इधर की तरफ से अगर कोई ज्वालामुखी फूटेगा तो इधर वाला भाग ज्यादा ऊंचा होगा कि इधर वाला ज्यादा ऊंचा होगा भाग? ठीक है, तो यहाँ से यूं फूट फूट करके इधर की तरफ ये ज्वालाएं यहाँ तक तो आई, और यहाँ पर वो पूरा पूरा जमा होता गया, तो ये वाला भाग ज्यादा ऊंचा होगा। बेसिकली ये सामान्य सी बात है, ये वाला भाग कि पास में ज्यादा जमेगा, और फिर बाकी जैसे आप लोगों को रेत के मैं कहूँ रेत उठा उठा करके फेंकनी उधर, तो ज़्यादा दूर तक रेत का ढेर बनेगा या पास में ज़्यादा ढेर बनेगा? बहुत पास में तो नहीं बनेगा, तो बहुत पास में यहाँ कहाँ बना रहा हूँ मैं? तुम्हें यहाँ बना रहा हूँ, समझ रहे? और वो खाकला वखला देखना आप लोग, वो थ्रेसिंग जो निकालती है, वो निकालती है ना थ्रेसिंग, उससे खाकले का ढेर बनता है, उससे समझ जाना आप। ये खाकले का ढेर ऐसा बनता है, पीछे की तरफ पूंछ बन जाती है छोटी सी, ऐसा बन गया। क्लियर? अब समझो बात को। ये वाला जो पठार है, इस वाले पठार की दो बातें तो आपको याद होगी। एक तो क्या है? ये प्राचीन है। कैसा है ये? प्राचीन। पहली बात तो है प्राचीन नहीं, प्राचीनतम। कैसा है ये? प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है। उसके बाद में एक है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और कितना बड़ा है? 16 लाख। क्षेत्रफल कितना है? क्लियर होगी? चलो आगे सुनो। और ये किससे बना हुआ? इसकी जो चट्टान है कठोर है या कोमल है? बताओ। कठोर है? कठोर चट्टानों से। कठोर जो चट्टानें होती हैं उनकी सेल होती हैं ग्रेनाइट नीस, ऐसी कुछ चट्टान है, ग्रेनाइट नीस जैसी चट्टानें हैं, इनसे बना हुआ है। ये कठोर चट्टानों से बना हुआ। क्लियर होगी? सेल समूह आप लोग कभी पढ़ना, विश्व में आता है तब समझ लेना। ये वाली बातें समझ आएगी? दो तीन बातें बहुत आसान सी बातें, उसके बाद समझो बात को। ये वाला भाग बना, और जब ज्वालामुखी से बन रहा भाग है, तो क्या ये ऐसा कैसा यूं कर ये से आया जम गया, ये पूरा पूरा पठार ही बनेगा, या और भी इस कलाकृतियां बन सकती है? और भी बन सकती है, बन सकती है, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर देखिए कि ये हम लोगों ने ये क्लासरूम बनाया बैठने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि एकदम से ये समतल बना दिया सबको एक ही जगह। यहाँ कुर्सी भी अलग अलग तरह की है, कुछ अलग अलग तरह की कुर्सियाँ हैं, तो आप यहाँ पर भी इस कलाकृतियाँ समान नहीं है जो कि हम लोगों ने बनाई है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ें समान कैसे होगी? तो पूरा का पूरा ये पठार तो है, पठारी तो भाग है, लेकिन इस पठार में भी कई बार तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्या बन गई है? पहाड़ियाँ बन गई। क्या बन गई? इधर वाले पश्चिम वाले तट पर जो बनी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, इस वाले भाग पर इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व की तरफ जो बना हुआ है इसी पर, इस वाली पहाड़ी को, ये सतत नहीं है, असतत, क्योंकि इधर से आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने इनको काट दिया, तो ये असतत है। थोड़ा सा ये, फिर थोड़ा सा ये, फिर थोड़ा जगह है, आराम से घूमो फिरो, फिर ये ऐसी कुछ पहाड़ियां बनी, उनको कहा जाता है दक्षिण में ये जो बनी हुई इनको कहा जाता है घाट। घाट का मतलब पर्वत श्रृंखला होता है। घाट का मतलब क्या होता है? तट अलग होता है, घाट अलग होता है, ध्यान रखना है। घाट, तो ये वाला कौन सा घाट होगा? पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ऐसे ही इसके यहाँ पर जो अपना ये राजस्थान का ये मुंह दिख रहा है, तो राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पर जो बनी हुई उसको कहा जाता है अरावली। क्या कहते हैं उसको? अरावली। नए पेज पर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। समझना बात को। ये बना दिया मैंने, थोड़ा ओडा टेढ़ा हो गया, हो गया तो हो गया। बन गया?
थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, भारत है वैसा क्यों हो जाता है, ऐसे कर रहा है। नमस्ते। चलो ध्यान दो एक बार, ये वाला भाग है, इस वाले भाग में पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार पर अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां जो बनी है, यहाँ जो बनी हुई है उसको कहा जाता है अरावली। यहाँ क्या बनी हुई है? अरावली। अरावली बन गई, ठीक है। अरावली के बाद में यहाँ पर जो बनी हुई है उसको क्या कहा जाता है? ऐसे कुछ नाम सुने आपने, इसका क्या कहेंगे? विंध्याचल, वेरी गुड। ऐसे ही एक और बनी हुई है, क्या कहते हैं उसको? बन गई, विंध्याचल है, सतपुड़ा। इधर की तरफ जो बनी हुई इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट कहेंगे। और इधर की तरफ जो बना हुआ है इसको क्या कहेंगे? बीच बीच में से ये कटा हुआ है, ये चलो मैं भी काट देता हूँ इसको, क्योंकि इधर से जो ढलान किधर है इसका बताओ। अगर मैं यहाँ पर पानी डालूंगा तो पानी किधर जाएगा? इधर जाएगा, किधर जाएगा? तो बताओ, इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर तो ऊंचा है, ऊंचाई में कैसे चढ़ेंगे? ऊंचाई में तो मोटरसाइकिल नहीं चढ़े तो इधर आएगा, और या बिना गेरे आएगा, गेयर लगाने की आवश्यकता, क्लच खींच लीजिए आराम से आएगा, ऐसे आएगा पानी। तो इसको तो कहा जाता है पूर्वी घाट। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट। और ये वाला है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या, इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है अरावली। इसको क्या कहा जाता है? अरावली। इसको कहते हैं अरावली, अरावली, अरावली। ये वाला इसको कहते हैं विंध्याचल। इसको कहा जाता है सतपुड़ा। इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा। क्लियर होगी? मुख्यतः ये पहाड़ियां बनती है यहाँ पर। कौन कौन सी पहाड़ियां देख बताओ? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये तो बनती है यहाँ पर पहाड़ियां। और ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं, इसलिए इनका नाम लिखा। बाकी और भी बनती है, और जो है। और आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा पठार है, इस पठार को एक ही बार में आप लोग पढ़ सकते हो? ये मैंने कहा, ये एक ही बार में, जैसे आप लोग को थाली में परोस दिया तो यूं यूं करके कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन आ करके नहीं खा सकते। ऐसे आप इसको एक बार में नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग इसको विभाजित करते हैं अलग अलग पठारों में, ठीक है। बड़ा पठार है, बड़ा पठार है, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक पठार बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? एक पठार बनता है। यहाँ पर एक पठार बना हुआ है, और उस पठार का नाम क्या है? मेघालय का पठार। क्या नाम है उसका? मेघालय का पठार। मेघालय में कहाँ बनता है? मेघालय में। इसको देखो ज्यादा अच्छा ये। और ये जो मेघालय का पठार है, समझिए बात को, इस मेघालय के पठार में भी कुछ छोटी छोटी क्या बनी हुई है? पहाड़ियां बन सकती है। उधर तो ये सेपरेट ही बन गई, इस वजह से मैंने लिख दी। इस पे भी बनी हो सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुना, गारो, खासी, जैंतिया। सब नाम आप लोगों ने सुना, ठीक है। तो एक तो पठार ये। इसके बाद में इधर वाले हिस्से में आओगे तो यहाँ पर भी एक पठार बना हुआ है। यहाँ पर भी क्या बना है? पठार। और इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर का पठार। क्लियर होगी? झारखंड वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ऐसे कुछ एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। क्लियर? इसको कौन सा नागपुर कहेंगे? बड़ा नाग या छोटा नाग? नाग ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये वाला नाग या ये वाला नाग? ये वाला, ये है इतना कि ये नीचे से यहाँ तक का है। अब बताओ, अब तो ये वाला, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर, ओके। तो ये छोटा नागपुर, इसके थोड़ा नाग बनाते हैं, नाग ऐसे बना रहा हूँ, ये याद रखने के लिए कि इसका नाम नाग है नागपुर। चलिए, उसके नीचे की तरफ आप लोग आओगे तो यहाँ वाला जो भाग है, इस वाले भाग में जो बनता है उसका नाम होगा छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो पठार है उसका नाम है बस्तर का पठार। कौन सा पठार है? बस्तर का पठार, ठीक है। और बस्तर वाला जो पठार है वो उड़ीसा तक में भी फैला हुआ है, और इसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। इसको क्या कहा जाता है? दंडकारण्य का। लिख दो इसमें, दंडकारण्य, दंडकारण्य। ये दंडकारण्य का पठार का जो पश्चिम वाला भाग है उसी को कह सकते हैं हम लोग बस्तर वाला पठार। पूर्वी वाला जो पठार उड़ीसा में फैला उसको कहते हैं काला हांडी का पठार। कौन सी हांडी का? धोली हांडी, काली हांडी? ओ भाई साहब, ये तो अशुद्ध शब्द हो गया। या तो काली हांडी कहिए या धोली हांडी कहिए। काला हांडी तो काला तो अंडा होना चाहिए, काला अंडा। लेकिन यहाँ पर जो पठार है उसका नाम काली हांडी है, काला हांडी है। क्लियर होगी? उसके बाद आप लोग देखिए, फिर ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कौन सा वाला? ये मैं जो बना रहा हूं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग का नाम है दक्कन का पठार। इसका नाम क्या है? दक्कन का पठार। आपको लगे दक्कन का पठार का मतलब दक्षिण का पठार ही तो होता होगा। दक्षिण का पठार अलग है, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। इसको क्या कहेंगे?
दक्कन का पठार। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, देख बताओ, एक अनुमान लगाओ कहाँ कहाँ हो सकता है। यहाँ पर राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र है, वेरी गुड। दिख गया, ये दिख गया, दिखाई दे रहा है। इसका नाम है दक्कन का पठार। इसका नाम क्या है? दक्कन का पठार, दक्कन पठार। दक्कन पठार जो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसमें कहा जाता है इसे महाराष्ट्र का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार। इसके नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक में कहते हैं कर्नाटक का पठार, इसी का नाम है। ये वाला भाग तो महाराष्ट्र में फैला, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र का पठार किसका हिस्सा है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के मैं 3 हिस्से करूंगा। एक को कहते हैं महाराष्ट्र का पठार, एक को कहते हैं कर्नाटक का पठार, एक को कहते हैं आंध्रा का पठार, मतलब आंध्र प्रदेश का पठार। इसका मतलब ये इधर की तरफ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक, बहुत आसान सी बात है। देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, एक बार वापस देखो। चलो अब मैं कुछ और 1-2 पहाड़ियां बना देता हूँ। ये वाली पहाड़ियां, ये वाली पहाड़ियां, ये वाली पहाड़ियां, ये नीचे की तरफ ये तो यूं यूं करके जा रही है, जाने दो इसको। तो ये यहीं पर रुकती नहीं है, मतलब ये जा रही है, जाती रहती है और पता नहीं क्यों गई है, हमें पढ़ना पड़ता है इसको। और ये वाला जो भाग है, मतलब ये वाली पहाड़ियां, इनका नाम क्या है? पूर्वी घाट। और ये वाला जो पश्चिमी घाट, ये इस जगह पर मिलता है और इस जगह पर जो पहाड़ियों का समुच्चय बनता है उसको क्या कहा जाता है? नीलगिरी। उनको क्या कहा जाता है? नीलगिरी। बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? नाक है। ये क्या है? नाक है कि नहीं है? नाक जैसा दिखाई दे रहा। एन का मतलब होता है नीलगिरी। एन का मतलब क्या होता है? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद में ये बनता है, इसको कहा जाता है अन्नामलाई। इसको क्या कहा जाता है? उसके नीचे जो है उनको कहा जाता है कार्डामम। क्या कहते हैं उनको? कार्डामम। तो नीचे वाला क्या है? नाक। और एन का मतलब नीलगिरी, ए का मतलब अन्नामलाई, फिर कार्डामम। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम। समझ में आ गई बात? तो ये वाला जो भाग है, पश्चिम वाला घाट नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर तो बनती है, क्या बनती है यहाँ पर? तो नीलगिरी हिल्स। उसके बाद में ये वाला अन्नामलाई, इसके बाद में कार्डामम। तो दक्षिणतम कौन सी है? कार्डामम। क्लियर होगी? चलो अब समझो बात को। छोटी छोटी बातें उनको समझ लेना आपको। मैं अपना जी ये राजस्थान, इसको थोड़ा सा पूरा बनाऊँ। राजस्थान को कैसे बनाऊँ पूरा? थोड़ा सा यूँ ले लो आकर के, ऐसे ले लो आकर, टंग टंग टंग, बंद उधर ज़्यादा ऊपर चला गया। यहाँ बना दिया। अरावली को तो आप लोग जानते हो, इसका नाम ही नहीं लिखूंगा मैं। या 3 ही गुमड़ियाँ लगती है, ठीक है, ये लीजिए। और इस अरावली को यहाँ तक भेज देता हूँ। समझ पा रहे हो? ऊपर की तरफ यहाँ है, उनको कहा जाता है रायसीना हिल्स। उनको क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। यहाँ पर क्या है? रायसीना हिल्स। यहाँ पर है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। ये है दिल्ली में। कहाँ है ये? अरावली को, वैसे अरावली को पढ़ते हैं तभी ये कहते हैं ये गुजरात के वो से लेकर के वहाँ तक फैली हुई है, ऐसा उसमें पढ़ लेना आप लोग। अब इसके बाद में आप लोग एक पठार देखिए, वो पठार बना हुआ है यहाँ। वो पठार कहाँ बना हुआ? यहाँ। और वो भी बना हुआ त्रिभुजाकार। वो कैसा बना हुआ? वो भी बना हुआ त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार पठार, इसको कहा जाता है मालवा का पठार। इसको कौन सा पठार कहते हैं? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा वो बताऊंगा अभी, धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएगी, आप लोग इसको सुनो। इसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार। क्लियर हो गया? ये जो मालवा का पठार है, आप ये देखिए कि मालवा का पठार कहीं ना कहीं राजस्थान से टच कर रहा है, कर रहा है। जब राजस्थान से टच कर रहा है तो इसका मतलब राजस्थान में जो पूर्वी जो पठार है, कौन सा पठार? वो मालवा के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मालवा के पठार का हिस्सा। वो तो पठार है, तो मतलब है तो इस प्रायद्वीप वाले पठार का हिस्सा ही है, लेकिन प्रायद्वीप वाले पठार में भी मालवा के पठार का हिस्सा है। जब आप लोग पूर्वी पठार को पढ़ोगे राजस्थान में, राजस्थान के भौतिक विभाजन आप लोगों ने पढ़े। एक तो कहते हैं कि अपना मरुस्थल वाला भाग, एक होती है अरावली वाला भाग, एक होता है अपना पूर्वी वाला मैदान, एक होता है पूर्वी वाला पठार। समझ पा रहे हो? दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से आप लोग पढ़ते हैं, हाड़ौती का पठार जिसे कहते हैं। तो हाड़ौती का पठार इस मालवा के पठार का हिस्सा है कि नहीं है? ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। एक बार एक प्रश्न था कि ये जो अरावली है, अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? बताओ। मालवा का पठार, ये अरावली है, इसके नीचे ये विंध्याचल फैली हुई, इन दोनों के बीच में ये है त्रिभुजाकार है। क्लियर होगी? बहुत आसान सी बात है ये। उसके बाद देखिए इसी के पास में एक और पठार है जो यूं फैला हुआ है, जो एमपी में भी है और यूपी की तरफ भी जा रहा है। इसको कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। इसको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम है इसका? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो आप लोगों ने झांसी की रानी की वो देखिए, बुंदेलखंड। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो
तो वो यहीं पर लड़ा करती थी। ये बुंदेलखंड है। कौन सा खंड है ये? बुंदेलखंड वाला पठार। जब हम लोग बुंदेलखंड को पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ये जो विंध्याचल आपको दिखाई दे रही है, विंध्याचल के कुछ हिस्से होते हैं, उन्हें कहा जाता है विंध्यन कहते हैं, उसी को भारनेर कहते हैं, उसी को केमूर कहते हैं, उसी को पारसनाथ, ऐसे इसका अलग अलग नाम है। ऐसे उनमें से एक श्रेणी है, उसका नाम है केमूर। कौन सी श्रेणी है? केमूर। केमूर जो श्रेणी है, उस केमूर से एक नदी का उद्गम होता है, उसको कहते हैं केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। ऐसे में जब विंध्यन कहूंगा, विंध्यन से एक नदी का उद्गम होता है, उसे कहा जाता है बेतवा नदी। उसका नाम क्या है? केन और बेतवा दोनों नदियों के बीच में अवस्थित है। क्लियर होगी? उसके बाद में यहाँ जो केमूर जो मैंने अभी कहा है, उस केमूर के पूर्व वाले भाग में एक छोटा सा पठार अवस्थित है, उसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। उसे क्या कहा जाता है? बघेलखंड का पठार। बोलो, 2-3 बार बोलो। एक तो है बुंदेलखंड, ये एक है बघेलखंड। बुंदेलखंड, बघेलखंड। और ये जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार के पूर्व की तरफ फैले हुए 2 पठार, एक का नाम बघेलखंड। बुंदेलखंड तो यूपी की तरफ जाता है, एमपी प्लस यूपी। और एक है, उसका नाम क्या है? बघेलखंड, एमपी प्लस छत्तीसगढ़, एमपी प्लस, इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। इसको कौन सा पठार कहते हैं? नहीं, अभी आप लोगों को ये याद नहीं करना है, जहां भी याद करना होगा मैं बता दूं, पूरा कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, पूरा मामला गोल हो जाएगा। जहां जहां कुछ लिखा हुआ है मैं वहीं पर लिख रहा हूं, जो आप लोगों को याद करना। जो याद नहीं करना, जैसे इस नदी में नहीं लिखा, इसका मतलब अभी याद नहीं करना, जब इसको सेपरेट पढ़ेंगे तब आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। इस वाले का नाम तो क्या था? ये नाग जैसा बन रहा है, इसका तो कहते छोटा नागपुर। बड़ा है एक छोटा, तो छोटा नागपुर। इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम क्या है? बघेलखंड। पहचान लोगे? बघेलखंड का पठार। ये वाले सारे के सारे पठार आप लोगों को क्लियर हो गए। इसका नाम क्या है? मेघालय का पठार। अब मुझे बताओ, इनमें से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कि ये तमाम जो प्रायद्वीप वाला जो पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। क्लियर होगी? उसके बाद में मैं अगर प्रायद्वीपीय पठार को ये कहूं कि ये पठारों का पठार है, ये क्या है? पठारों का पठार। समझ पा रहे हो? तो पठारों का पठार कह सकता हूं, क्योंकि खूब सारे पठारों से मिलकर के प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पठारों का। सामान्य बात है। अब देखिए, एक बार इसको देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में सेट होगी, उसके बाद में कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ये चीज़ें सीखने से रोक सके। देखो, वापस देखो। पहले तो चोटियाँ वो जो श्रृंखलाएं याद करो। एक तो कौन सी है? अरावली वाली श्रृंखला। अरावली के नीचे की तरफ आओगे तो एक तो है विंध्याचल, एक कौन सी है? उसके बाद में एक है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी किसके अंतर्गत पड़ना होता है? इन प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। प्रायद्वीप बेसिकली क्या होता है? प्रायद्वीप 3 ओर से गिरा हुआ, पानी से गिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। तो 3 ओर पानी, इसमें इधर की तरफ पानी है, अभी काला काला दिख रहा है लेकिन पानी है, खूब सारा पानी। जब आप इसको यूं करोगे, टिन 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 अंदर निकलेगा पानी। करंट है, आप लोग टच मत करना इसको, ऐसे करते करंट आता है। मैं भी यहाँ से पकड़ के टच करता हूँ इसको, समझ गए? तो यहाँ पानी है, इधर की तरफ भी पानी है, दक्षिण वाले भाग में भी पानी है। क्या उत्तर की तरफ पानी दिखाई दे रहा है? यहाँ उत्तर में पानी नहीं, यहाँ तो मैदान है। तो 3 ओर जब पानी है तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और फिर पठारों से बना हुआ है तो पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय महापठार। कैसा बेटा? एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो, 2 मिनट देखो इसको, 2 मिनट। अंदर उतर के देखना है इसको, ठीक है। इसको इसके दिल में उतर के देखो। गाना नहीं सुना आप लोगों ने? दिल में उतर कर, तो उसको इसमें दिल में उतर के देखो। देख लिया? अब चिंता नहीं करने की, आप लोगों को याद नहीं हुआ ये तो अब टेंशन नहीं करना। टेंशन करे टेम्पो वाला, टेंशन कौन करे? टेम्पो वाला क्यों करे? क्योंकि इधर बेटा इतने में सवारी उधर भाग जाए। चलो, अब परेशान नहीं होना है कि ये याद नहीं हो रहा है, देखना अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, ऐसी वाणी बोलिए। नहीं, ये इससे मिलता था नहीं, ये दूसरी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, सुनने वाला 20 दिनों तक सिसक सिसक के रोई। ऐसा नहीं सुना आप लोगों ने? आप दूसरी पढ़ते हो, वो ऑथेंटिक पढ़ते हो। आप जो पढ़ते हो वो ऑथेंटिक है।
चलो आगे देखिए, मैं पहला लिख रहा हूँ, उसका नाम क्या है? इनमें से एक एक पठार को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो पठार है उस पठार का नाम है, पहला उधर से शुरू करते हैं, उसका नाम है मेघालय का पठार। क्या नाम है उसका? मेघालय का पठार। ये लिख दिया मैंने, मेघालय का पठार। जो नए हैं उनको लग रहा है लिखा नहीं रहे, तो इसकी डायरेक्ट पीडीएफ आती है आजकल। हम लोगों ने एक नवाचार किया है कि यहाँ केवल पढ़ो आप लोग, ठीक है, किताबें भरी पड़ी हैं वैसे। तो चलो मेघालय का पठार पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से सुनो। इंग्लिश मीडियम आप? हाँ धीरे धीरे रे मना, अभी मैंने वो इसीलिए कहा था, धीरे धीरे रे मना, ठीक है, चिंता नहीं करनी आप लोग, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा काम है जो दुनिया में इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ। आप लोग यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे पढ़ सकते हो, आप घर पे बैठे हो, वहाँ बैठे बैठे पढ़ सकते हो, आप किसी छाँव के नीचे बैठे हो, किसी पेड़ की छाँव में बैठे हो, वहाँ बैठे बैठे पढ़ सकते हो, धूप निकल रही, धूप में बैठे बैठे पढ़ सकते हो। आपको लगे नहीं मज़ा नहीं आ रहा, छत पे चलते हैं, आपको लग रहा है डांस करते करते पढ़ेंगे, डांस करते पिंदेन भारनेर ऐसा करते करते पढ़ सकते हो आप लोग। आप लोगों को लगे मुझे कुछ चोटियाँ याद करनी है तो बंदर पूंछ काम में, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। प्रत्येक स्टाइल में आप लोग प्रत्येक जगह पर याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन कभी ऐसा देखा है किसान व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा है और उसे अगली घड़ी में उसे लगा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ कुछ काम करने में, मैं उस खेजड़े की छाया में बैठ करके मैं धान वहीं पर काटूंगा। क्या अगर वो वहाँ से खेत से निकल करके खेजड़े के नीचे बैठ जाएगा तो वहाँ धान कटेगा उसका? नहीं कटेगा। अगर वो पाणत कर रहा है, डू यू नो पाणत, पानी को इधर उधर पिलाई करना, और बीच में घुसा हुआ है पानी यहाँ तक आ रहा है उसके, फिर भी यूं यूं करके दोहरा मोड़ रहा है, इतने मुझे याद है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, धूप पड़ रही, चलो छाँव में चलते हैं, और वहाँ बैठा तो क्या वो पाणत वाणत हो जाएगा उसका? नहीं होगा। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इधर से आपको कुछ आइटम लगाना उसके अंदर, फिर वो उधर निकाल रही है, इतने में आपको याद है नहीं मज़ा नहीं आया, इधर नहीं लगाना इसको, एक काम करेंगे जिधर ये निकाल रही उधर लगाते हैं, इधर मज़ा नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, सोते सोते लगाएंगे, चल वहाँ चलते हैं थोड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वहाँ एक समय में एक ही काम हो सकता है, और आप प्रत्येक जगह पर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकते हो। आप सो रहे हैं, सोते सोते आप लोग चिंतन कर सकते हो क्या पढ़ा था दिन भर में, समझ पा रहे हो? चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहाते हुए पढ़ाई कर रहे हो, उसको कहते हैं बात स्टडी। उसको क्या कहते हैं? हमारे सर जब हम पढ़ाई करते थे हम कहते थे कि चलिए ध्यान रखना घर जाकर के बात स्टडी, नहा रहे हो तो भी याद करना है, रिवीजन करना है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 में ये अनुच्छेद, दूसरा मग्गा डाले अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर अरे सुनो, तो ऐसे पढ़ाते थे वो, और ऐसे पढ़ना चाहिए, सही बात है। ये तो ऐसे 3 4 तो ऐसे खूब सारे हम लोग, फिर पता रहता था हम लोग असंचान की 56 तक पढ़ लिया है, और फिर हम लोग अटक जाते इसका हम लोग नाली खत्म, आज तो नाली है, फिर कल हम लोग आगे से शुरू करें। तो जब तक आता रहता था तो मजा है ना, वैसे वैसे करना आप लोगों को। तो वो होती है बात स्टडी। ऐसे आप लोग पानी पी रहे तो पानी पी रहे, H2O ऐसे करते करते पानी पीना है, तो उससे क्या होगा, वो सूत्र याद हो गया, और H2O से बनने वाले सारे तरह केमिस्ट्री के सूत्र याद कर सको तो कर लेना, तो उसे कहा जाता है ड्रिंक स्टडी। उसे क्या कहते हैं? ऐसे आप लोग खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते उसमें कुछ आप लोगों ने नमक मिलाया, कुछ मिलाया, आइटम मिलाया, तेल मिलाया, तो उनसे संबंधित तो चलो इनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, इसको ऑयल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल को खूब देर से सोचते हैं ऑयल ही तो कहते हैं यार, ऐसा कई बार आता। तो ऐसे खूब सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उसी में ढूंढनी है पढ़ाई कहाँ कहाँ पर हो सकती है, समझ पा रहे हो? तो हर जगह पर पढ़ाई हो सकती है, इससे आसान क्या है? तो दुनिया के सबसे आसान काम कौन सा है? पढ़ाई करना, समझ पा रहे हो? वो दिमाग से होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने किताब पकड़ी, पेन पकड़ा, मुझे ये करना है, इतने में आपको लग रहा है पेन से नहीं करेंगे, सीधा पढ़ेंगे, इसको सीधा पढ़ेंगे। कोई पावड़ा चला रहा है यूँ चलता है, नहीं, इसको सीधा देखना, ऐसे बैठे बैठे काट दूंगा, इसको नहीं कटेगा। हर चीज़ के लिए प्रत्येक संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो जरूरी संसाधन है उसके लिए उतनी ही वैसी ही अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया विधि है वो सब सारी करनी होती है। लेकिन पढ़ाई के लिए दिमाग से आप बैठे बैठे कर सकते हो। देखो आप सुन रहे हो, बताओ याद हो रहा है नहीं हो रहा है? अभी मैंने कहा मेघालय का पठार, वो गया दिमाग में, बस प्रश्न आएगा, कर दोगे आप लोग? कुछ नहीं चला है, बस बैठे ही हो, तो ऐसे पढ़ना आपको। चलो ध्यान दो। तो मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार यहाँ पर बना हुआ, इसको कहते हैं मेघालय का पठार। यहाँ पर क्या बना हुआ है? मेघालय का पठार। चलिए यहाँ पर क्या बना हुआ है? मेघालय का पठार। यहाँ बना हुआ है मेघालय का पठार। यहाँ क्या बना है? चलो तो ये मेघालय का पठार बना दिया, ये बना दिया मैंने मेघालय का पठार, इसको कहते हैं मेघालय का पठार। हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका हो गया मेघालय का पठार
इस मेघालय के पठार में क्या पाई जाती हैं? कुछ चोटियां कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? पहाड़ियां। 3 मुख्य पहाड़ियां हैं, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, ऐसे ही 3 पहाड़ी। समझ पा रहे हो? 3 मुख्य पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों पर कुछ जनजातियां रहती है। उन जनजातियों को कहा जाता है गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी जनजातियां? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। और तीनों जनजातियों ने अपने नाम पर ही इनका नामकरण कर दिया। ये तो है गारो, ये क्या है? गारो। ये खासी, खासी पे खासी रहते थे, खासी। और ये तो ये तो खांसी, ये बुखार, ये खांसी बुखार नहीं होता है तो ये इसका नाम तो क्या है? गारो। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है इसका? गारो। इसका नाम तो लिख दिया मैंने, गारो। गारो, इसका नाम गारो, इसका नाम खासी, इसका नाम है जैंतिया। इसका नाम क्या है? जैंतिया। ठीक है, इनका नाम ये है। इन पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि विश्व के जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है उनमें से एक स्थान ये है। 1300 सेंटीमीटर वर्षा भाई साहब कम थोड़ी होती है, आप तो डूब जाओ, चल रहे मतलब इतनी बारिश होती है यहाँ पर। और वो बारिश होती है, उनमें से 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्थान यहाँ पर स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। उनका नाम है चेरापूंजी और मासिनराम। उनका नाम क्या है? चेरापूंजी और मासिनराम। कौन सी पूंजी? उसका नाम है चेरापूंजी। ठीक है, उसका नाम है चेरापूंजी। तो ये वाली जो भाग है यहाँ पर स्थित है चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पर है। और ये जो है यहाँ की जो राजधानी है उसे क्या कहा जाता है? मेघालय की राजधानी शिलांग। ये इसी पर स्थित है। इसी पर क्या है? शिलांग। बीच वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, बीच वाले। और इसी पर क्या है? शिलांग। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है उसका? शिलांग। हो गया? ये हो गया शिलांग। अब सुनो, गारो, ये जो गारो जी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है उसका? नोक की तरह ऊंची निकली हुई है, उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है उसका? नोकरेक। तो ये पूरा जो पठार है, इस पूरे पठार की ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? नोकरेक। ये नोकरेक आपको याद रखनी है। क्या नाम है उसका? नोकरेक। नोकरेक। कुछ किताबें कहती हैं कि यहाँ पर जो शिलांग वाले में जो यहाँ पर एक चोटी है वो बड़ी है, लेकिन नोकरेक बड़ी है। कौन सी बड़ी है? नोकरेक बड़ी है। क्लियर होगी? तो क्या क्या बातें याद रखनी कि 3 जो पहाड़ियां हैं, क्या का नाम उनका? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो पर तो क्या है? नोकरेक। और फिर उस पर खासी पर चेरापूंजी, मासिनराम, शिलांग। और जो जैंतिया आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? जैंतिया है, पहाड़ियां हैं, सीधी बात। चलो अब सुनो, ये जो अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए कि कोई भी भाग जहां पर अगर बारिश ज्यादा होगी और विश्व की सबसे ज्यादा बारिश, कुछ पूछना चाह रहे हो? चलो सुनो, ध्यान से सुनो। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश के लपेटों ने पूरी मिट्टी को लपेट करके नीचे ले गई। बारिश पड़ी। तो ये जो चट्टान है, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है खासी पहाड़ियाँ, ये गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर खूब ज्यादा बारिश हो रही है तो भाई साहब ये जो पठार है पूरी इतनी बारिश होती है कि पूरी मिट्टी को बहा के ले जाती है वो बारिश। समझ पा रहे हो? तो मिट्टी के ऊपर परत है ही नहीं। मिट्टी की चादर ओढ़े हुई थी पहले, लेकिन वो चादर रही नहीं, तो इसको कहा जाता है नंगा पठार कह सकते हैं इसको, कि ये बरसात की वजह से ये पठार पे मिट्टी नहीं है, ये नग्न पठार है। ये वाली बहुत सामान्य सी बात है, इसके लिए कौन सा लॉजिक लगता है? ठीक है, तो ये मोटी मोटी ये बातें ध्यान रखनी, और ये बातें आप लोगों को याद है तो आप लोगों को कौन सा पठार कंप्लीट हो गया? मेघालय का पठार। पहली बात, ये जो मेघालय का पठार है यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ? गारो, खासी और ये कौन सी? जैंतिया। ये होगी जैंतिया। अब बताओ मुझे, गारो पर क्या है? सर्वोच्च चोटी, और उस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। उसके बाद में ये खासी, इस खासी पर क्या है? शिलांग, और क्या है? मासिनराम और चेरापूंजी, ये स्थान है। और जैंतिया ये, और उसके बाद क्या है? ये नंगा है। ठीक है साहब, नंगा क्यों है? नंगा पठार है। क्यों है नंगा पठार? क्योंकि सर्वाधिक क्या होती है? बरसात होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा की वजह से मिट्टी सारी की सारी बह के चली गई। मिट्टी बह गई, मिट्टी की जो बह गई,
इतनी आसान सी बात है। और ये कहाँ है बताओ देगा, मेघालय का पठार कहाँ है, मेघालय का पठार कहाँ है, मेघालय अरे बताओ ये मेघालय में, मेघालय का पठार मेघालय में, समझ पा रहे? तो ये आपका पठार कंप्लीट है। इसका नाम क्या है? आसान सी बात है, कठिन है नहीं है। क्या क्या बातें हैं देख बताओ। एक तो गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है? जनजातियों के नाम पर नाम पड़ा हुआ है। ये बेसिकली ये होते क्या है? जनजातियां हैं, जनजातियों के नाम है और इन जनजातियों के नाम पर पड़ी हुई है, जनजातियों के नाम पर। थोड़ा समझ में आ रहा है? मतलब आपको भाषा पहचानने में नहीं आती है या? मैं खुल के बताओ, हाँ बहुत मस्ती से बताना ही। बताओ बताओ। अच्छा मैं स्पीड मेरी तेज है। हिंदी आपको कम समझ में आती है? कौन सी समझ में आती है? मुझे खूब सारी भाषाएं आती हैं। इंग्लिश में क्या ना, तो इसको कहते हैं मेघालय प्लेट्यू, मेघालय का पठार। इंग्लिश आती है? ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन करे। टेम्पो वाला लोड नहीं लेना है, ये लेना है गारो, खासी, जयंतिया। वापस बोलो दे, गारो, खासी, जयंतिया और नोकरेक, और नोकरेकर, शिलांग, चेरापूंजी, माशिनराम और नंगा पठार। हैं हो गया आपके, कंप्लीट हो गया एक पठार। चलो आगे ध्यान दो। ये पठार पढ़ लिया हम लोगों ने। चलो मैं एक मैप बनाता हूँ, ध्यान से समझना उसको, याद करते रहो जितना याद हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक तो आपको मैप बनाना आना चाहिए, इसे रफ मैप तो कम से कम बनाना आना ही चाहिए। खूब सारे तो खूब सारे टीचर भी यूँ बनाते हैं मैप, यूँ करके। ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में यहाँ मुंह है ऐसा कुछ कर, अरे यार इसके यूँ करके फिर तो पतंग उड़ाओ इसको यूँ करके, या आदमी बैठा दो, पर ये सब बना दिया है। तो समझ रहे हो? आलोचक नहीं हूँ मैं तो एक अध्येता हूँ, अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ। चलो ध्यान दो, ये वाला यहाँ पर जो एक पठार है, उस पठार को हम लोगों ने पढ़ लिया और इस पठार का नाम क्या है? मेघालय का पठार। समझ पा रहे हो? इस मेघालय के पठार के बाद में इधर की तरफ एक और पठार है, उस पठार का नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार को जब आप नोट्स भी बनाओ तो ऐसा कुछ बना लिया करो, ये छोटा नागपुर का। हाँ, बम बन गया है कोई बात नहीं, ये क्रिएटिविटी होती है, इससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। और ये लंबे क्या, हमेशा ही याद रहेगा, आप बूढ़े हो जाओगे तब भी। वो बेटा ऐसे याद कर इसको, आपको भी पापा आता है या मम्मी आपको आता है तो आप कहना कि नहीं हम लोग ऐसे करके पढ़ाई करते थे। चलो तो ये वाला पढ़ना शुरू कर दें और इस वाले को मैं उठा के कहाँ रख देता हूँ? दूर रख देता हूँ इसको। चलो ये वाला पठार में यूँ करके यहाँ रख दूँ, रख दिया मैंने। समझना बात को, मैंने वहाँ से उठा के बाहर निकाला है। बाहर क्यों निकाला है आपको तो मैं यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ। ये लो समझ लो एक बार, यहीं पर समझ लो एक बार। ये मैंने जूम किया, बहुत ध्यान से समझो। इस पठार पर एक नदी बहती है, इस पठार पर क्या बहती है? नदी बहती है। इस पठार पर क्या बहती है? नदी बहती है। बना दी मैंने नदी। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। आप लोग नदियाँ कौन कौन पढ़ के आए? तो अच्छा आप लोग फिर उत्तरी भारत की नहीं हुई थी नदियाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी बह रही है तो इसका मतलब इसने दो भागों में बांट दिया है। दामोदर बीच में एक रेखा बना दी इसने कि नहीं एक वाला पठार, ये वाला पठार, इसने दो भाग हो गए। तो दामोदर नदी के उत्तर की तरफ जो पठार मौजूद हैं इसको अलग नाम से जाना जाता है, नीचे की तरफ जो पठार मौजूद हैं इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर वाला जो पठार है उसी को कहा जाता है कोडरमा का पठार। उसको क्या कहा जाता है? कोडरमा का पठार। इसी को कहा जाता है हजारीबाग का पठार। इसी को क्या कहा जाता है? हजारीबाग का पठार। कौन कौन सा पठार कहा जाता है इसको? कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग। और इस दामोदर नदी के नीचे वाला जो भाग है इसको कहा जाता है रांची का पठार। इसको क्या कहा जाता है? रांची का पठार। रांची का पठार। रांची तब वो एक मेहंदी राज्य है, रांची, मेहंदी रांची, मेहंदी नहीं रांची।
और गाना नहीं सुना वो कि मेहंदी राजा हाथ जाने आग जूं बड़े, कोई महिला होती है उसकी अगर शादी, महिला नहीं बेसिकली वो लाडी होती है, और लाडी जैसे पढ़ने के आई वो लाडी के रूप में ही रह जाए और उसका पति बाहर चला जाए, वहाँ चौकट पे छोड़ के मैं जा रहा हूँ मुझे पढ़ाई करनी है, दूर चला जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब उसके जो वो जो हाथ होते हैं जलते हैं, वो कहते हैं मेरे देख मेहंदी, तो जलने को कहते हैं बड़ना, बड़े हमारा मेहंदी राजा हाथ जाने आग जो बड़े, ये मोती डारी माला जाने फसरी गले, पीहू पीहू मद अंग अंग बरसेर, आजा कामदेव थारी रति तरसे। वो गीत आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, ऐसे सुना करो गीत, अच्छा लगता है वो। चलो नहीं काट सकते, नर्मदा काट ही नहीं सकते क्योंकि नर्मदा इधर काम ही नहीं है, वो उधर जाती है। वो बच्चों वाली है जो बच्चों के तो ऐसे कर देती है। हाँ वो यहाँ निकल रही है, जैसे नर्मदा नदी कहाँ निकल रही है, ये से ऐसे नदी जा रही है। हाँ हाँ यस यस वो बात सही है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है धीरे, इसके बाद में ये ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो है इसके ऊपर में एक ये क्या है, ये है विंध्याचल, ऐसे ही ये क्या है सतपुड़ा, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात, ये वाला चैप्टर आएगा अभी, ठीक है। तो नर्मदा इधर जाती है और ये ऐसे बहती है, ठीक है। इसके नीचे की तरफ एक और नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी। हाँ समझ रहे हो, चलो इसको बहुत ध्यान से देखो, समझना बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, जिनकी पहली क्लास है उनका तो दम घुट रहा होगा ना, घुट रहा नहीं, घुटना चाहिए क्लास में, कभी दम नहीं घुटना चाहिए, क्लास में बैठने का दम होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। दम क्लासरूम में बैठने से नहीं घुसता है, हाँ क्लासरूम में बैठने से कभी दम नहीं घुटता है, दम तो उनका घुटता है जिनकी कोई जाकर के वहाँ बैठी है क्लासरूम में, वो बाहर बैठा है, समझ, या घर से घर पे मतलब पत्नी है या प्रेमिका है कोई भी है जाकर के क्लासरूम में बैठी, उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं और उसको तो क्लास में आनंद आ रहा है और इतने में उसका दम घुट रहा है, तो दम वहाँ घुटता है उसका, तो ऐसा तो मामला आप लोगों के साथ है नहीं, चलिए तो दम नहीं घुटना चाहिए। चलिए ध्यान दो, तो कोडरमा का पठार और हजारी बाग का पठार, और नीचे की तरफ कौन सा पठार है, रांची का पठार। यहाँ पर कुछ चोटियाँ स्थित हैं, यहाँ पर क्या है ऐसी कुछ श्रृंखलाएं यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर क्या मौजूद है, श्रृंखलाएं मौजूद हैं। श्रृंखलाएं क्या होती है, पर्वत स्थिति, जैसे मैं यूं यूं करके यूं बढ़ाऊं तो इसका मतलब ये पर्वत बना रहे हैं, ठीक है पर्वत माउंटेन, ठीक है माउंटेन रेंज श्रृंखला, तो ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर छोटे छोटे ये बने हुए इनका नाम है डीपीआर, इनका नाम क्या है डीपीआर, इनका नाम क्या है दालमा पोरहाट राजमहल, दालमा पोरहाट राजमहल, दालमा पोरहाट राजमहल, दालमा पोरहाट राजमहल, कौन क्या क्या नाम है, दालमा पोरहाट राजमहल, क्या क्या नाम है वापस बोलो, दालमा पोरहाट राजमहल, दालमा पोरहाट राजमहल, दालमा पोरहाट राजमहल, ठीक है क्या नाम है बताओ वापस बताओ, दालमा पोरहाट राजमहल, ठीक है दालमा पोरहाट राजमहल, इसका नाम तो क्या है दालमा, ठीक है ऐसे लिख दो दालमा, ये DPR, तो दालमा पोरहाट और राजमहल, दालमा पोरहाट और राजमहल, एक का नाम क्या है राजमहल, याद हो जाएगी। एक तो कौन सी माँ दालमा, उसके बाद में पोरहाट, उसके बाद कौन सा महल राजमहल, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं। अब आप लोग ये देखिए कि ये जो राजमहल की यहाँ पर पहाड़ियाँ मौजूद हैं, ये पहाड़ियाँ इस वाले भाग को और इस वाले भाग को अलग कर रही है, कर रही है, कर रही है। यहाँ पर जो मौजूद है इनको कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं इनको, ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ बेसिकली कहाँ पर है, इस वाले पठार पर, ये नाग वाले पठार पर, कौन से वाले पठार पर, और ये नाग वाला पठार और ये वाला पठार है, इसको कहा जाता है मेघालय का पठार, कौन सा पठार है प्लेट्यू ऑफ मेघालय, ये जो मेघालय का पठार है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी पहाड़ियाँ कर रही है राजमहल, इनको क्या कहते हैं
राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ दोनों को अलग करने का काम करती हैं। ये वाला यहाँ जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक तो मालदा गैप कह सकते हैं कि बीच में एक गैप बना हुआ है इन दोनों के बीच में, उस गैप का नाम कौन सा है? मालदा गैप। ठीक है, क्या नाम है? और कौन सी पहाड़ियां हैं? डीपीआर, दालमा, पोरहाट, राजमहल। और राजमहल की पहाड़ियां दोनों को अलग करती है। ये वाली बात समझ में आ गई? तो आपको अगर ये वाली चीजें समझ में आ गई तो आप लोगों का अधिकांश मामला आपका क्लियर है, सेट है। ठीक है, अब समझो, ये वाला जो रांची का पठार है, इस रांची के पठार पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? उसका नाम यूं करके बहती है, उसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है उसका? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? रांची वाले पठार। क्लियर होगी? तो दो नदियां हैं, कौन कौन सी? एक का नाम तो दामोदर नदी, एक का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा तो रांची वाले पठार पर, और ऊपर वाले पठार पर ये नहीं, बीच वाले में एकदम बीच में से यूं जा रही है, उसका नाम क्या है? दामोदर। इतनी बातें क्लियर होगी? चलो अब सुनो, बस इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। इतना कर लो इसको। देखो उसको देखते रहो, एक बार ध्यान से देखो। समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर। कौन सा नागपुर? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है, ये कहाँ पर फैला हुआ? तो एक तो है झारखंड, एक तो कहाँ है? मेन तो है ये झारखंड में, मुख्यतः तो कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के साथ में ये उधर की तरफ लगता है, उसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल। उसे क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऊपर की तरफ इस पे स्थित है, उसे कहा जाता है बिहार। वो कौन सा एरिया है? बिहार। इधर की तरफ है छत्तीसगढ़। कौन सा एरिया है? क्लियर हो गया? इतना सा याद रखना है आपको। उसके बाद आगे आप लोग समझिए कि एक नदी है जिसको दो भागों में बांट रही है, उस नदी का नाम क्या है? नदी है उसका नाम क्या है? दामोदर। दामोदर क्या करती है? दो भागों में बांटती है। क्या करती है? दो भागों में बांटती है। दामोदर दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। कौन कौन सा भाग है? एक भाग का नाम तो क्या है? उत्तरी वाला, एक है दक्षिणी वाला। उत्तर वाले का नाम तो क्या है? कोडरमा, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग वाला एरिया, वहाँ तो एक मेरा एक साथी है, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था वो, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। उसके बाद में उत्तर वाला, दक्षिण वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? रांची वाला पठार। और रांची वाले पठार पर एक नदी बहती है यूं करके, उस नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर? स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा। चलो आगे चलिए। ये वाला पठार है, इस पर जो पठार है उसका नाम क्या है? कोडरमा का पठार। कौन सा पठार? कोडरमा का पठार। ये कोडरमा का पठार अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अभ्रक। अभ्रक ईट जैसा ही कुछ, जैसे ईंटें होती हैं अभ्रक की ईंटें, तो अभ्रक ऐसा ही कुछ पदार्थ होता है जो धरती से निकलता है। तो अभ्रक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कोडरमा का पठार। ये वाली बात समझ आएगी? और ये वाला जो पठार है, ये वाला पठार खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और खनिज आप लोगों ने, अब मुझे बताओ, वो बताओ, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, तलचर, कोरबा, रानीगंज। वो चंद्रपुर को छोड़ दीजिए आप लोग, सिंगरौली को छोड़ दीजिए क्योंकि एमपी वाला एरिया। बाकी अधिकांश ऊपर वाले जो आप लोगों ने नाम बोले हैं, वो वाले भाग कहाँ पर है? इसी वाले एरिया में। आप लोगों ने कहा झरिया, आप लोगों ने क्या कहा? झरिया। झरिया कहाँ है? झारखंड में। ये वाला झारखंड, झारखंड में झरिया। फिर है बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, सारे कहाँ? झारखंड में। तो इसका मतलब इस वाले एरिया में ही निकलता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो बिटुमिनस के लिए। ठीक है, वो ऐसे ही कुछ जगह है जिनका नाम है सिंहभूम। क्या नाम है? सिंहभूम। और सिंहभूम यहीं पर है। तो ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर क्या महत्वपूर्ण जो खनिज निकलते हैं वो इसी पठार पर मौजूद हैं। और कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है यहाँ से, इसलिए इसे कहा जाता है रूर प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? रूर क्या होता है? रूर एक जगह का नाम है। रूर क्या है? जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी पर। जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन नदी। कौन सी नदी? उसका जो भाग है वो जहाँ पर बह रही होती है उस वाले भाग में कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है। क्या निकलता? कोयला। तो वो जो जर्मनी का प्रदेश है उस प्रदेश का नाम है रूर प्रदेश। उसका नाम क्या है?
रूर प्रदेश, तो जिसकी किसी की शक्ल मिल जाए ऐसी तो हम लोग कहते हैं अरे अरे मोदी जी इधर आओ यार, इधर आप फोटो खिंचाते हैं। तो किसी ने कहा ये कोई मोदी जी है, नहीं नहीं इसकी मोदी जी की तरह शक्ल मिलती है, इसलिए हम लोगों ने। देख मैं पार्टीवादी नहीं हूँ, टीचर कोई पार्टीवादी होता भी नहीं है, ठीक है, एक निरपेक्ष व्यक्ति हूँ। हाँ, ऐसा कह देने का भाव ये होता है कि प्रधानमंत्री जी, इसलिए मेरा सम्मान का भाव रहता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो समझिए आप लोग, ऐसा कुछ कह देते हैं हम लोग, कई बार आप लोगों ने देखा। ऐसे ही जर्मनी में जो प्रदेश है रूर प्रदेश है और कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारे भारत में जो प्रदेश है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध होता है। हम कहते हैं और रूर क्या हाल चाल, इधर इधर फोटो खिंचा, तो हम लोग रूर कह के फोटो खिंचा सकते हैं इसको। तो ये रूर प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? इस वाले भाग को कह सकते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश, और खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्लियर हो गया? बहुत आसान आसान सी बातें। और कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं? पहाड़ियों का नाम बताओ। देख, दालमा, पोरहाट और राजमहल। दालमा, पोरहाट, राजमहल। पहाड़ियाँ दालमा, पोरहाट और राजमहल, योगी राजमहल। और ये जो राजमहल है, इसी राजमहल में सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। यहाँ पर क्या है? सबसे ऊंची चोटी। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? राजमहल की पहाड़ियों में। राजमहल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? पारसनाथ। उनका नाम क्या है? पारसनाथ। तो इसकी जो इस पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी कैसे लिख दूं? ये चोटी, चोटी समझ में नहीं आया तो ऐसे ही मुंह बना देना यहाँ, चोटी। ये जो चोटी है इसका नाम क्या है? पारसनाथ। और ये पारसनाथ कहाँ है? राजमहल की पहाड़ियों में। कहाँ ये? राजमहल की जो पहाड़ियाँ, उस राजमहल की पहाड़ियों में। राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स में। चलिए, दो बातें और वो दो बातें कौन कौन सी हैं? आप लोगों को आती हो कि अगर आप लोगों को कहा जाए, क्या कहा जाए? आप लोगों को एक बात कही जाए कि ये जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार और मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को अलग करने वाला, अलग को अलग, पृथक करने वाला, जो अलग लिख दिया तो पृथक तो अब क्या, ये वाला सही है, ये वाला सही है। अलग करने वाला, अलग करने वाला मालदा गेप। उसका नाम क्या है? बोलो एक बार, क्या नाम है उस गेप का? मालदा गेप। मालदा गेप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं तो क्या हूँ? मेघालय का पठार। आप लोग क्या हो? छोटा नागपुर। तो बीच में ये गेप है जहाँ कोई नहीं है, इस गेप को क्या कहते हैं? मालदा का, मालदा का गेप। ओके। और अगर पहाड़ियाँ हो तो पहाड़ियाँ कौन सी? राजमहल की पहाड़ियाँ। क्लियर? बहुत आसान आसान सी बात है। वापस ये वाला एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। चलो, यहीं से पढ़ना शुरू किया था। इसके आगे ये देखो, उत्तर का मैदान हम लोगों ने पढ़ा था, और उत्तर के मैदान की क्या क्या बातें थी हम लोगों ने दो विभाजन करके पढ़ लिया था। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या है कि ये प्राचीनतम है। ये क्या है? प्राचीनतम। और प्रायद्वीपीय पठार कौन सा? ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार। इसी को कहा जाता है पठारों का पठार। इसी को क्या कहा जाता है? पठारों का पठार। पठारों का पठार इसी को कहा जाता है। और ये प्राचीनतम भी है और सबसे बड़ा है। तो सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। और उसके बाद में ये कठोर चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? उसके बाद में इसका ढलान किधर है? तो ढलान है यूं करके। ये क्या है? इसका ढलान, ढाल। अब सुनो, इसके ढाल दो प्रकार से बेसिकली हम लोग और बात कर लेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा, ऊपर वाला जो पठार बनाओ, इसका ढाल तो जाता है इधर, इसका ढाल तो इधर जाता है, और ये वाला नीचे वाला भाग है, इसका ढाल इधर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग अभी मैंने कहा एक नदी का नाम लिया था, उसका नाम केन था। एक नदी नाम लिया, उसका नाम बेतवा था। ऐसे ही नदियाँ आती हैं सिंध, ऐसे अपनी नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है। तो ये नदियाँ कहाँ जा रही है? यूं करके इधर जा रही है। तो ये नदियाँ उधर जा रही है, ये यूं क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है? ऊंचाई ज़्यादा है। बीच में ऊंचाई ज़्यादा, तो इधर नहीं आती, वो इधर जाती, फिर इधर एक नदी आती, उसमें मिल के फिर इधर आती।
समझ पा रहे हो? तो इसका जो ढलान है उत्तर वाला तो उत्तर की तरफ है और दक्षिण वाला पश्चिम से पूर्व की तरफ है। चलो आगे समझिए, ये वाला है, ये क्या है? बोलो भारत माता की ये भारत माता है और क्या? चलो ये भारत माता है और इस भारत माता में खूब सारे पठार ऐसे मौजूद हैं और इन पठारों के बीच में क्या है? बीच बीच में खूब सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। और कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? तो एक श्रृंखला है उसका नाम है रायसीना हिल्स। उत्तर की तरफ तो ये रायसीना हिल्स तक फैला हुआ पठार है। नीचे की तरफ है जी ये जो कार्डामम जो श्रेणी है यहाँ तक फैला हुआ है। और इधर पश्चिम की तरफ देखोगे तो ये क्या है? पश्चिमी घाट। यहाँ पर गिर हिल्स है। इधर की तरफ है जो पूर्वी घाट। उधर की तरफ जाओगे तो मेघालय का पठार, वहाँ तक ये फैला हुआ है। इतना इसका फैलाव, ठीक है। और बीच बीच में इसमें खूब सारी श्रेणियाँ हैं। उनमें से एक श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल, एक का नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है उसका? विंध्याचल और सतपुड़ा। अब हम लोगों को क्या है, इस पठार को पढ़ना एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले ये जो 2 4 5 पठार दिख रहे हैं इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये जो श्रेणियाँ दिख रही है इस पर हम लोग घूमने चलेंगे। इनको तो पढ़ना है, इन पर घूमना है, ठीक है। तो इनमें घुमाऊंगा मैं, देखना आपको। और अब सुनो, उधर की तरफ क्या है? मेघालय का पठार। फिर इधर उसके पास में छोटा नागपुर का पठार। और फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। नीचे की तरफ और नीचे आओगे तो दक्कन का पठार। कौन सा? ढक्कन। तो वो ऐसे ढक्कन का पठार। और ढक्कन ऐसे तो बताओ आप लोगों ने, अगर किसी बोतल को यूँ दबा दे तो कर देता है, तो वो ढक्कन का पठार, ये दक्कन है ये उसके बाद आप यहाँ मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। इसी के पास में इधर की तरफ में उसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? फिर इधर की तरफ में उसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बघेलखंड का। ऐसे ही यहाँ पर है एक और है जिसको कहते हैं मेवाड़ का पठार। उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार, ठीक है। वो तो ये छोटा सा है, उसको पढ़ लेंगे लास्ट। फिर बीच बीच में जो ये श्रेणियाँ थी इन लोगों का, इनका आप लोगों ने याद कर लिया। ये नीचे नीचे की याद करना है, क्रम याद रखना है इनका। इसका नाम तो क्या है? ये जहाँ पर मिलती है इसका नाम तो क्या है? नीलगिरी। उसके बाद में अन्नामलाई, फिर कार्डामम। चिंता नहीं करनी, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि लिखूंगा नहीं, समझ पा रहे? लिखूंगा आगे, सारी चीज़ें लिखूंगा। फिर है मेघालय का पठार। पहला पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने मेघालय का पठार। मेघालय का पठार पढ़ा, इसका मतलब यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, ये पढ़ा। और यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ? एक का नाम है गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। तो गारो, ये गारो इसलिए, फिर खासी चली ऐसे कुछ खासी, गारो, गारा खा जाएगा तो खासी चलती। और फिर जैसे गारा वापस निकल जाता है जय जयकार होता है, जयंतियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया, तो ये है क्या? ये तो ये जनजातियाँ, ये क्या है? जनजातियाँ। और इन जनजातियों के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ, इसे कहा जाता है गारो, खासी, जयंतियाँ। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नोकरेक। क्या नाम है उसका? नोकरेक चोटी। और यहाँ पर एक शिलांग वाला एरिया बीच में स्थित है। और यहाँ पर चेरापूंजी और मासीराम स्थित है। और यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। उस बारिश की वजह से जो मिट्टी और नीचे चली जाती है, इसलिए इसे नग्न पठार कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया ये वाला पठार। कौन सा पठार? छोटा नाग। हाँ, तो ये नाग, तो काला नाग, छोटा नाग हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो छठा नागपुर के पठार की खास बात क्या है कि एक तो खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये तो इसके महत्व हो गए। इसका महत्व ये है कि ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मेघालय का पठार, यूरेनियम। यहाँ पर चेरापूंजी एक जगह हम लोगों ने देखी, तो वो चेरापूंजी आप लोग, वो नेवेली चेरापूंजी ऐसा कुछ पढ़ा आप लोगों ने? हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोयला भी है, समझ पा रहे हो? तो और जो पठार वाला जो एरिया होता है, उस पठार वाले में वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खनिज, मिनरल्स, ठीक है। धरती के भूगर्भ से निकाले गए जो पदार्थ हैं वो खनिज होते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में जैसे वहाँ पर ऐसे श्रेणी छोटी छोटी ऐसे पर्वतमालाएं, ऐसे यहाँ पर भी पर्वतमाला, उनका नाम है डीपीआर, दालमा, पोरहाट, राजमहल। क्या नाम है उनका? राजमहल। और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ इधर की तरफ क्या है? मेघालय का पठार। इधर की तरफ कौन सा? दोनों को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी? राजमहल की। और राजमहल की पहाड़ियों पर भी एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? पारसनाथ। जैनों का एक प्रसिद्ध स्थान भी है वहाँ पर। फिर आगे आप लोग देखिए कि इसी को बीच में से काटने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। क्या नाम है उसका? दामोदर नदी। जब 2 भागों में विभाजित कर देती है, उत्तर वाला जो है उसे कहा जाता है कोडरमा। उसे क्या कहा जाता है? कोडरमा। और कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? और उसी के नीचे की तरफ और है कोडरमा, कोडरमा के जैसे नीचे हजारीबाग का पठार। और नीचे नीचे है उसका नाम क्या है? रांची का पठार। रांची के पठार में से एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। यही बातें थी। चलिए, उसके बाद में एक बात हम लोगों ने पढ़ी कि इन दोनों के बीच में एक गैप है। इन दोनों के बीच में ये क्या है? गैप है। और इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। इसको क्या कहा जाता है? तो दोनों को अलग करने वाला एक तो है मालदा गैप, और मालदा गैप और एक क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ। क्लियर होगी? तो ये वाली चीज़ें पढ़ी। और कुछ रह गया। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर खनिज निकलते हैं खूब सारे। क्या निकलते हैं? खनिज।
और जब हम लोग खनिज पढ़ रहे थे या वो ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, उनमें से हम लोगों ने कोयला पढ़ना शुरू किया। और कोयले में बिटुमिनस कोयला जब हम लोगों ने पढ़ा था, तब हम लोगों ने कहा था कि जरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा। तो कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया को भी छूता है। यहाँ मैंने कुछ जगह लिखी, जगह यहाँ लिखी हुई, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ये इतने इतने एरिया में फैला हुआ है। क्लियर होगी बात? उसके बाद में कल हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बताओ, देगा क्रम के हिसाब से बताओ। कालाहांडी पढ़ेंगे, हाँ। तो ये दंडकारण्य का जो पठार है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास आप लोगों की हुई, और जो इस YouTube पे नए हैं उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, वो उस जिम्मेदारी के तहत आप लोग सब्सक्राइब कर लेना इसको, और बाकी जो आप लोगों को अच्छा लगे वो कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।